प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने गुजराल सिद्धांत या गुजराल डॉक्ट्रिन दिया था बतौर प्रधानमंत्री, बतौर विदेश मंत्री, बतौर लोकसभा सदस्य और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बतौर विदेश मंत्री। दोस्तों, इंद्र कुमार गुजराल ने गुजराल सिद्धांत जो है बतौर विदेश मंत्री 1996 में प्रतिपादित किया था और उस समय एच.डी. देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे। और गुजराल सिद्धांत का सार तत्व ये है कि भारत को अपने पड़ोसियों की तरफ एक तरफा मदद करना चाहिए और उसके बदलों में पड़ोसियों से किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों का क्रम बताइए। इसमें जो समितियां हैं वो हैं राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, बी.आर. मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। तो इसमें आप जानते हैं बी.आर. मेहता समिति सबसे पुरानी है 1957 में, बलवंत राय मेहता समिति 1957 की है, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था 1977, एल.एम. सिंघवी समिति दोस्तों 1987 की है, देखिए 1987, और राव समिति जो है 1985 की है। तो इस आधार पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले 3, उसके बाद दोस्तों 3, 4, 1 और 2, तो 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत की सीमाओं को दूर करने का उपाय गैंग प्लैंक है? तो सही उत्तर है दोस्तों जो है देखिए पद सोपान ऑप्शन सी है। ये लोक प्रशासन का जो है प्रश्न है कि पद सोपान या हायरार्की की सीमाओं को दूर करने का उपाय गैंग प्लैंक है। दोस्तों, पद सोपानता सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं, उनको दूर करने के लिए हेनरी फेयोल ने गैंग प्लैंक सिद्धांत का वर्णन किया है और ये संगठन के सिद्धांत से संबंधित है। गैंग प्लैंक का अर्थ होता है लेबल जंपिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की आलोचना सुखकर, लोकोक्ति, मिथक का नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में किया है? ऑप्शन है बिलोबी, लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल या हर्बर्ट साइमन। तो सही उत्तर है हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन डी। दोस्तों, हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन के क्लासिकी सिद्धांत की समालोचना लोकोक्त, मिथक, नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में किया है और हर्बर्ट साइमन की महत्वपूर्ण कृति एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो 1947 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सामान्य निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है दोस्तों परिसीमन आयोग के द्वारा भारत में जो है चुनाव क्षेत्र का निर्धारण या निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है और ये आयोग भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए 36वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 36वां संविधान संशोधन ये आपका सिक्किम को पूर्ण रूपेण राज्य का दर्जा दिया। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 97 यानी 97वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण किया गया और 99वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता की बात की गई। तो सही उत्तर है दोस्तों, इसमें देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 1। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 99वां संविधान संशोधन को भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में ये निर्णय दिया गया कि मंत्रिमंडल में सदन के विश्वास का स्वयं सदन के पटल पर परीक्षण करना चाहिए? तो ये था दोस्तों देखिए एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1900 दोस्तों इसमें एक निर्णय दिया गया महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वाद, जिसमें ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने और केंद्र राज्य संबंधों की अविश्वसनीयता को समाप्त करने की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए वित्त आयोग अनुच्छेद 280 आप जानते हैं। इसके अलावा वित्तीय आपातकालीन स्थिति अनुच्छेद 360, राज्यसभा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 312 और संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368। तो सही उत्तर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। 4,
1, 2 और 3। अगला प्रश्न है संसद का शून्यकाल या 0 आवर शुरू होता है कब से? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 12 बजे दोपहर से दोस्तों। प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 से 1 बजे के बीच शून्यकाल कहलाता है और ये भारतीय संसद का नवाचार है जो 1962 से प्रयोग में आ रहा है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए, वोट ऑन अकाउंट्स ये विचाराधीन बजटीय अनुमोदन के पहले से अनुदान है। वोट्स ऑफ क्रेडिट ये विस्तृत आकलनों के बिना एक मुश्त धन देना। अनुदानों के लिए पूरक मांग ये स्वीकृत बजट में न शामिल किया गया अतिरिक्त व्यय होता है और अनुदानों के लिए अतिरेक मांग जो है वो अनुदानों से अधिक राशि व्यय करने से संबंधित है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पर 4, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का संबंध दोस्तों वर्ष 2011 से है, 1 का चौथा हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में गठित किया गया था। इसके अलावा महिला और बाल विकास मंत्रालय 2006 में और राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन 2010 में प्रारंभ किया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों 4, 3, 2 और 1। अगला प्रश्न भी देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन से संबंधित है दोस्तों। इसमें देखिए छागला आयोग, तो छागला आयोग का संबंध मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व से संबंधित है, 1 का 2। प्रशासनिक सुधार आयोग ये IAS के कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा गोरे कमेटी का संबंध IPS के प्रशिक्षण से है और सरकारिया आयोग भारतीय विदेश सेवा के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है। सही उत्तर आपका हो जाएगा देखिए ऑप्शन बी 2, 4, 3 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य जो है विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है, जबकि भाग 12 में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए केंद्र राज्य विधायी और प्रशासनिक संबंध जो हैं ये विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 के बीच और प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263 के बीच। तो यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा गलत पूछा है। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी या प्रशासनिक संबंधों का वर्णन भाग 11 में दिया गया है, जबकि केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन भाग 12 में है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। दर्शन का नाम और निर्देशक सिद्धांत। देखिए कल्याणवाद क्या है? तो ये बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर के लिए समर्पित है। समाजवाद का मूल सिद्धांत समान कार्य के लिए समान वेतन। गांधीवादी दर्शन कुटीर उद्योग का संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीयतावाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा देखिए 2, 4, 1 और 3। तो यहाँ पर 2, 4, 1, 3 में ऑप्शन डी सही है आपका। अगला प्रश्न है निम्नांकित का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। 42वां संविधान संशोधन। देखिए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 यानी 1976 का है। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला ये कब का है दोस्तों? AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला 1950 का है। आंतरिक आपातकालीन स्थिति की घोषणा तो 1975 का है। और देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 का केस है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 2, 4, 3 और 1 जो है इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए 9वीं अनुसूची तो पहले संविधान संशोधन से संबंध है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची का संबंध 74वें संविधान संशोधन से है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए।
देखिए 1991 में नई आर्थिक नीति उदारीकरण की नीति लागू की गई थी। 1978 में जो है अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट आई थी, प्रकाशित हुई थी, जबकि 1977 में इसका गठन किया गया था। 2009 शिक्षा के अधिकार कानून से संबंधित है और 2005 सूचना के अधिकार कानून से संबंधित है। तो सही उत्तर देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान में गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था? सही उत्तर है जोहानसबर्ग में। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति सीमित है किसके द्वारा? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है सीमित है, और ये जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। अगला प्रश्न है, किसके वर्णन में ये कहा गया है कि मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अंदर एक कुलीन तंत्र का निर्माण करते थे? तो सही उत्तर है ये ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने मौलाना आज़ाद, नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों संविधान सभा के अंदर एक कुलीन तंत्र के निर्माण करने वाला संगठन माना है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है वैज्ञानिक मानववाद यानी साइंटिफिक ह्यूमनिज्म या नव मानववाद या उग्र मानववाद यमन राय से यानी मानवेंद्र नाथ राय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक M.N. राय के द्वारा नहीं लिखी गई है? इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया टुडे, इंडियाज प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशंस, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो देखिए इंडिया टुडे दोस्तों, इंडिया टुडे रजनी पामदत्त द्वारा संपादित है और ये M.N. राय द्वारा नहीं लिखी गई है, जबकि अन्य पुस्तकें M.N. राय द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की कृति है उसमें सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 34 विभागों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की 60 गुणीय नीति में क्या शामिल नहीं है? संधि, यान, मैत्री या विग्रह? तो दोस्तों कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है। राज्य की सुरक्षा और शक्ति में वृद्धि के लिए उसने 60 गुणीय नीति को अपनाया है। 60 गुणीय नीति में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव हैं। इसमें मैत्री जो है दोस्तों शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा कौटिल्य की जो 60 गुणीय नीति है उसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव हैं। मित्रता या मैत्री इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने युवा मार्क्स यानी तरुण मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया है? तो सही उत्तर है अल्थुजर। दोस्तों अल्थुजर ने अपनी रचना फॉर मार्क्स में युवा मार्क्स और प्रौढ़ मार्क्स में अंतर बताया है। युवा मार्क्स में व्यक्ति मुख्य है और प्रौढ़ मार्क्स में वर्ग प्रधान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सही उत्तर है अंतर्विरोध का सिद्धांत साम्यवादी चीन के जनक माओ सेतुंग द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और इसमें माओ ने ये बताया कि अंतर्विरोध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक अंतर्विरोध के बाद दूसरा अंतर्विरोध पैदा हो जाता है और इस अंतर्विरोध से निपटने के लिए राज्य को अधिकतम शक्ति धारण करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम इन्हें समाविष्ट नहीं करते हैं। देखिए, मात्रा का गुणवत्ता में तथा इसके विपरीत रूपांतरण का नियम, विरोधी की एकता का नियम, नकारने का नियम। द्वंद्ववाद पद्धति अपने प्रचलन को केवल भूतकाल की समझ तक सीमित रखती है। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति में ये डी केवल शामिल नहीं है, अन्य जो 3 हैं वो मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति में शामिल हैं। और मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के जो बुनियादी नियम हैं उसमें परिणाम से गुण की ओर परिवर्तन, परस्पर विरोधी तत्वों की अंतर्व्याप्ति और निषेध का निषेध यानी नकारने का नियम शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है? इसमें प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है, सही है। इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है ताकि शासन कला सीखी जा सके। राजा शासक की सफलता के लिए निजी सेना की आवश्यकता बताई गई है।
और इटली के नैतिक पतन के लिए धर्म को दोषी बताया गया है। तो दोस्तों इटली के नैतिक पतन के लिए धर्म को भी दोषी इसमें बताया गया है, लेकिन ऑप्शन में ए और बी, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैकियावेली शासन कला के तमाम सिद्धांतों और राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन करता है। उसकी प्रमुख पुस्तक द आर्ट ऑफ वार, द प्रिंस और डिस्कोर्सेज हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है, ये कथन बेंथम का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने बेंथम के दर्शन की आलोचना पिग फिलॉसफी या सूकर दर्शन कहकर किया है? तो सही उत्तर है कार्लाइल। दोस्तों कार्लाइल ने बेंथम के दर्शन की आलोचना सूकर दर्शन कहकर किया है। अगला प्रश्न आसान सा है, शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है। तो ये कथन टी.एच. ग्रीन का है। दोस्तों टी.एच. ग्रीन ब्रिटिश राजनीतिक दार्शनिक हैं और इनका कहना है कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्रवादी बताया है? ऑप्शन है कार्ल पॉपर, कार्ल फ्रेडरिक, हन्ना आरेंट या जैकब टॉलमोन। तो सही उत्तर है दोस्तों घोर व्यक्तिवाद से प्रारंभ होकर रूसो के दर्शन की परिणति जो है समष्टिवाद में होती है। और जैकब टॉलमोन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी में रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा या जनरल विल की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो ये पुस्तक है दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है रूसो ने सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होते। ये कथन किसका है? तो ये मैक्सी का कथन है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया कि एथेंसवादी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें? तो सही उत्तर है ये ऑप्शन सी अरस्तु है। दोस्तों अरस्तु एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंसवादी दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जॉन लॉक द्वारा रचित टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में किस पर समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है? हाब्स, फिल्मर, ग्रोसियस या डिगर्स? तो सही उत्तर है रॉबर्ट फिल्मर। दोस्तों देखिए जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में रॉबर्ट फिल्मर पर समीक्षात्मक अध्ययन किया है और लॉक ने अपनी इसी पुस्तक में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का वर्णन किया है। तो सही उत्तर है जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में रॉबर्ट फिल्मर पर समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनैतिक विचारों को अपनाया? तो सही उत्तर है दोस्तों सेंट टॉमस एक्विनास। टॉमस एक्विनास की पॉलिटिक्स के लैटिन अनुवाद से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अरस्तु के दर्शन को मसीही धर्म की मान्यताओं के साथ समन्वित करके धर्मशास्त्री, नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों की प्रामाणिक शैली विकसित की थी। अगला प्रश्न है, कौन से कथन सही हैं? देखिए प्लेटो की रिपब्लिक न्याय से संबंधित है, सही है। प्लेटो श्रम विभाजन में विश्वास करता है, सही है। प्लेटो कार्य विशेषीकरण की अवधारणा देता है, ये भी सही है। और प्लेटो के लेख डायलॉग या वार्ता के रूप में ये सही है। तो सही उत्तर है ये चारों जो है दोस्तों ये आपके सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 39 है आपका। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है? तो आप जानते हैं प्लेटो की पुस्तक का केंद्रीय विषय न्याय की व्याख्या और प्राप्ति है। इसको दूसरे सब शीर्षक कंसर्निंग जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है, ये सही है। संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए, ये गलत है। संविदा जिसमें व्यक्ति वे कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जिसको वे प्रकृति की स्थिति में रखते हैं, सही है। और संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है, सही है। तो इसमें सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है, वो है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नव संस्थावाद बल देता है किस पर? आपसे पूछा गया है कि नव संस्थावाद जो है वो किस पर बल देता है। तो सही उत्तर है जहां संस्थावाद व्यक्ति और समाज कल्याण के लिए और शांति कायम रखने के लिए व्यक्तियों पर विशेष बल देता है, वहीं न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है दोस्तों संस्थाओं पर अधिक बल देता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, नव संस्थावाद संस्थाओं पर अधिक बल देता है, न कि व्यक्तियों पर। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिकीकरण का कौन सा मौलिक तत्व नहीं है? विभिन्नीकृत राजनीतिक संरचनाएं, बढ़ती हुई राजनीतिक सहभागिता, केंद्र और परिधि के मध्य बढ़ती हुई अंतःक्रिया या घटती हुई बुद्धिसंगतता। तो दोस्तों ऑप्शन डी आधुनिकीकरण का जो है मौलिक तत्व नहीं है, जबकि ए बी सी इसके मौलिक तत्व में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित नहीं है? आचार प्रधान, सार्वभौमवाद, नगर राज्य या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सार्वभौमवाद। दोस्तों प्राचीन यूनानी या यूरोपीय राजनीतिक चिंतन नैतिक दृष्टिकोण से संबंधित है और इसमें मूल्यों, आचारों, आदर्शवादिता पर विशेष बल दिया गया है। प्राचीन यूरोपीय चिंतन में सार्वभौमवाद या अंतर्राष्ट्रीयतावाद के तत्व शामिल नहीं है। एक पुस्तक है, अगला प्रश्न, हिंदू पॉलिटी के लेखक कौन है? तो ये हैं दोस्तों के.पी. जायसवाल। के.पी. जायसवाल पुस्तक में के.पी. जायसवाल ने अपनी पुस्तक हिंदी पॉलिटी में भारतीय गणराज्य का प्रतिनिधित्व और सामूहिक निर्णय लेने के सिद्धांतों के आधार पर प्राचीन दुनिया के पुराने और सबसे शक्तिशाली लोगों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में शामिल नहीं है? नागरिक सद्गुण और उत्तरदायित्व, सहभागी और बहुलवादी जनतंत्र, विवेकशील नौकरशाही के द्वारा व्यवस्था या योग्यता की खोज। तो सही उत्तर है योग्यता की खोज। दोस्तों ये राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में शामिल नहीं है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में योग्यता की खोज को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैब्रियल ए आमंड के अनुसार तुलनात्मक रूप से सजातीय संस्कृति में पाया जाता है क्या? तो दोस्तों आमंड के अनुसार तुलनात्मक रूप से समाज में कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत सजातीय संस्कृति विकसित देशों के समाज में पाई जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेविड स्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की थी, वे कौन से हैं? तो देखिए इसमें 4 आचार या 4 आगतों के प्रकार, व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। ये स्टन ने मांगों के संदर्भ में 4 प्रकारों की जो वर्णन किया था या पहचान की थी, वो ऑप्शन ए है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लेखक इटली से हैं? विल्फ्रेड पेरेटो, गिटानो मोस्का, रॉबर्ट मिचेल्स और सी राइट मिल्स। तो सही उत्तर है विल्फ्रेड पेरेटो और गिटानो मोस्का, यानी दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पर आपको बताना है रॉबर्ट मिचेल्स और सी राइट मिल्स किस देश के निवासी रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्कूल के द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई है? तो सही उत्तर है शिकागो स्कूल। अगला प्रश्न है, कौन उदारवादी संविधान का अभिन्न अंग नहीं है? देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहिष्णुता और सम्मति, बहुमतवाद या अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो दोस्तों बहुमतवाद जो है उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग नहीं है, जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहिष्णुता और सम्मति और अल्पसंख्यकों के अधिकार ये उदारवादी संविधानवाद के अभिन्न अंग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है? देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये कथन लेनिन का है। V.I. लेनिन ने कहा था कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है और उसने क्रांति के मार्गदर्शक सिद्धांत में विश्वास किया, जिसके अनुसार साम्यवादी दल श्रमिकों के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों A.F. हेयक को। देखिए दोस्तों A.F. हेयक जो है इसको क्या माना जाता है? दोस्तों हेयक को उदारवादी, आधुनिक पूंजीवादी, कल्याणकारी राज्य में प्रचलित सकारात्मक उदारवाद से पूरी तरह भिन्न है और सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था को वो बाजार प्रणाली से अलग रखता है और स्वयं बाजार को वितरण मूलक न्याय का साधन नहीं बनने देना चाहिए। तो इस तरह से नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक A.F. हेयक को माना जाता है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। यहाँ पर देखिए
लोकतंत्र का क्लास्की सिद्धांत, ये दोस्तों एडी लिंडसे से जुड़ा है। लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत, तो ये जोसेफ शुम्पीटर। लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत एंथनी डाउन। और बहुतंत्र जो है ये रॉबर्ट डेहल। तो ये आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 3, 2, 1 और 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है? तो ये है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। भारत और ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था और कनाडा में संघात्मक व्यवस्था विद्यमान है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विधि का शासन आप जानते हैं एवी डायसी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विधि का शासन। शक्ति पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू द्वारा। प्राकृतिक अधिकारों का विचार जॉन लॉक का है। और एकत्ववाद या एकलवादी संप्रभुता ये जॉन ऑस्टिन का विचार है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 4, 1, 3 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसदों की जननी कहलाती है? तो दोस्तों ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभिकथन जो है असत्य हैं? तो पहले सत्य देख लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति, देखिए असत्य कथन आपको बताना है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले अब हम देख लेते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते रहते हैं। राज्यसभा के 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को विहित होती हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन से गलत कथन हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हमेशा के लिए या अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये सही नहीं है। क्योंकि अब क्या किया गया है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की व्यवस्था है उसमें एक व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर चुना नहीं जा सकता है। ये नहीं सही है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते हैं, ये भी नहीं सही है। और दोस्तों राज्यसभा के 2/3 सदस्य नहीं बल्कि 1/3 सदस्य जो होते हैं ये प्रत्येक तीसरे व्यक्ति जो हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 1, 2, 3 आपके गलत हो जाएंगे। केवल 4 ऑप्शन आपका सही है। तो 1, 2, 3 आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है? तो सही उत्तर है दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो प्रमुख दोष है वो ये है कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के निरंकुश शासन के सिद्धांत का विस्तार किया था? ऑप्शन है निकोलो मैकियावेली, डेविड ईस्टन, थॉमस हॉब्स या जॉन लॉक। तो सही उत्तर है थॉमस हॉब्स ने दोस्तों संप्रभुता के निरंकुश शासन के सिद्धांत का विचार दिया था। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है। एक कथन है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। तो ये लास्की का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है। स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये ग्रीन के बारे में कहा गया है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि ये कथन किसका है। तो आपके लिए ये एक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कि मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो दोस्तों ये ग्रीन के बारे में कहा गया कथन है, किस विचारक का है आपको बताना है। अगला प्रश्न है, कौन से राजनीतिक वैज्ञानिक ने स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के 2 घटकों में वर्णित किया है? तो ये है आइजिया बर्लिन। दोस्तों आइजिया बर्लिन ने स्वतंत्रता की अवधारणा को पॉजिटिव और निगेटिव 2 घटकों में वर्णित किया है। और दोस्तों इनका मानना है कि राज्य का काम केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना है। सकारात्मक स्वतंत्रता जो है ये राज्य का निजी मामला है। अगला प्रश्न है, वितरणात्मक न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो अरस्तू के द्वारा। और निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मार्क्स के अलगाव के संदर्भ में सही या सत्य नहीं है? उत्पाद से अलगाव सही है, श्रम कार्यों से अलगाव ये भी सही है, प्रजाति मात्र से अन अलगाव सही नहीं है और व्यक्ति से व्यक्ति का अलगाव सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है?
1789 की फ्रांस क्रांति, 1857 की भारतीय क्रांति, 1776 की अमेरिकन क्रांति या 1688 की इंग्लैंड क्रांति। तो सही उत्तर है 1857 की भारतीय क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है, जबकि अन्य क्रांतियां उससे संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों का एकाधिकार और उसकी वैधानिकता है। तो सही उत्तर है ये कथन ब्लंटसली का है। दोस्तों, ब्लंटसली का मानना है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार और उसकी वैधानिकता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसने राजनैतिक व्यवस्थाओं को राजनैतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिक अल्पतंत्र, सर्वसत्तावाद अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र में विभाजित किया है? तो ये हैं दोस्तों एडवर्ड सिल्स। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न है। एडवर्ड सिल्स ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को 5 श्रेणियों में, जैसे राजनीतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिकी अल्पतंत्र, सर्वसत्ता अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र में जो है विभाजित या वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में इराक को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? बेबीलोन, अबिसिनिया, सीरिया या मेसोपोटामिया? तो सही उत्तर है मेसोपोटामिया। दोस्तों, मेसोपोटामिया मूल रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेसो और पेटामिया। मेसो का अर्थ होता है बीच में, पेटामिया का अर्थ होता है नदी, यानी 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। दोस्तों, ये दजला और फरात 2 नदियां थी और इसके अंतर्गत इराक का बड़ा क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है दोस्तों राज्य की कार्यविधि से संबंधित है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये राज्य की कार्यविधि से संबंधित है और इसको तुलनात्मक राजनीति में आमंड और पावेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है बेंटले, लीकॉक, कैटलिन या लास्की। तो सही उत्तर है कैटलिन। दोस्तों, सर एडवर्ड गार्डन कैटलिन एक दार्शनिक थे। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस उनकी चर्चित कृति है और अपने एक निबंध द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन में उन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण, अति संभावित और आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 1, जिसमें हमने परीक्षा पैटर्न के अनुरूप 70 प्रश्नों को सॉल्व किया है। दोस्तों, हमने पहले भी बताया कि ये वीडियो राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।